नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अर्थात बीपीएसएससी के द्वारा आयोजित बिहार दारोगा पुलिस अवर निरीक्षक अर्थात बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के अभी तक जितने भी एग्ज़ाम आयोजित करवाए गए हैं, उन सभी तमाम एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर को हम लोग क्वेश्चन बैंक के तौर पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों परीक्षाएं सम्मिलित हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग बिहार अवर निरीक्षक अर्थात पुलिस सब इंस्पेक्टर, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर और इसके साथ साथ उत्पाद अवर निरीक्षक अर्थात एक्साइज सब इंस्पेक्टर से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट करवाए गए हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के प्रश्न पत्र को हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के तौर पे देख रहे हैं। दोस्तों, इस सिलसिले में बात करें हम लोग तो कुल मिलाकर के सेट 1 से लेकर के अभी तक हम लोगों ने 18 सेट को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी तक आप लोग यदि 18 सेट तक नहीं देखे हों तो प्ले लिस्ट में जाकर के वहां से आप लोग देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग 19वें सेट को, जो कि ये आखिरी सेट होगा, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, जो कि बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक अर्थात पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा आयोजित करवाई गई थी 24 अप्रैल 2022 ईस्वी को, जो कि मेंस की परीक्षा रही थी, उसके प्रश्न पत्र को हम लोग देखने वाले हैं। और इसके तहत हम लोग इसके जो द्वितीय प्रश्न पत्र रहा था समान अध्ययन का, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले जो पेपर 1 हुआ था सामान्य हिंदी का, उसको अभी हम लोग स्किप करके चल रहे हैं, लेकिन उसको भी हम लोग समय पर अपलोड कर दिया करेंगे। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट चलते हैं दोस्तों, बिना समय को गंवाए हुए अपने प्रश्न पत्र की ओर। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने पीछे के 18 सेट को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा हो तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आप लोग देखें। और देखने के बाद दोस्तों ये आइडिया ज़रूर मिलेगा कि आपको जो प्रश्न पत्र दिखाई देगा वहां पर, उससे ये अवलोकन आप जरूर कर पाएंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आयोग के द्वारा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग और चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो इस तरीके से पहला प्रश्न कह रहा है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। दोस्तों, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का जो आभासी चपटापन होता है वो अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अर्थात सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का जो आभासी चपटापन होता है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है, क्योंकि पृथ्वी की ऊंचाई के समय पृथ्वी के ऊंचाई के साथ साथ में माध्यम का जो घनत्व है वो घटता जाता है और इसलिए ऊपर से नीचे से आने वाली जो किरणें होती हैं वे अलग अलग किरणों पर अपवर्तित होती है, जिससे कि हमें सूर्य का जो सूर्योदय एवं सूर्यास्त का जो समय होता है वो चपटापन प्रतीत होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 ईस्वी में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के समय की बात करें तो 1915 ईस्वी में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों के रूप में शामिल होने वाला जो देश है वह है दोस्तों बुल्गारिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात बात करें दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के बारे में तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक चला था, जिसमें ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में भाग लेने वाले केंद्रीय शक्तियों में ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, जर्मनी और तुर्की साम्राज्य, जिसको कि अब तुर्की कहा जाता है, वे शामिल थे। और ऑप्शन में है जो दोस्तों बुल्गारिया दिया हुआ है, इस तरीके से हम लोग बुल्गारिया को ही टिक आउट करेंगे। दोस्तों, वहीं ब्रिटेन की तरफ से देखें तो ब्रिटेन के मित्र देश में ग्रीस, इटली, पुर्तगाल, रोमानिया, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका ये सब शामिल थे। दोस्तों, बुल्गारिया जो है वो 1915 ईस्वी में युद्ध में शामिल हुआ था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तीसरे नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है, टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। अर्थात टिहरी बांध जो है वो किस किस नदी के संगम पर स्थित है। तो दोस्तों, टिहरी बांध जो है वो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात बात करें टिहरी बांध के बारे में तो टिहरी बांध जो है दोस्तों वो टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है, जो कि उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है और इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहा जाता है।
इस प्रकार से यह बांध जो है वह हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना हुआ है, जिनमें से एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी जो होती है भागीरथी वो, और दूसरा जो भिलांगना नदी है वो, इन दोनों के संगम पर ही इसे बनाया गया है। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चौथे नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोधकता पर क्या असर होता है। दोस्तों, किसी अर्धचालक का ताप जब बढ़ जाता है तो उसकी प्रतिरोधकता की बात करें तो उसमें उसकी प्रतिरोधकता जो है वो घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात अर्धचालक में जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स वे संदीप्त होते जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स संयोजी बॉन्ड के से चालन बॉन्ड में कूद जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अर्धचालक का जो चालन है वो बढ़ जाता है और इसके बाद में अर्धचालक की प्रतिरोधकता जो है वो कम हो जाती है। अर्थात अर्धचालक की जो प्रतिरोधकता है वो कम हो जाती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 5वें नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है यदि एक कूट भाषा में ब्रांच को EPDLFF लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मास्टर को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों, ये रीजनिंग का प्रश्न है और इसके लिए हम लोग देखें तो एक सीरीज में पहले B से यहाँ E बढ़ रहा है, अर्थात B के बाद C D E 3 बढ़ रहा है, फिर उसके बाद में दूसरे सीरीज में 2 घट रहा है, इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ रहा है। अर्थात पहले में 2 बढ़ रहा है, दूसरे में 3 पहले में 3 बढ़ रहा है और दूसरे में 2 घट रहा है। इस प्रकार से जो इसका सही मास्टर का जो सही कूट हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों PYVRHP। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, जो कि कह रहा है एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की सभी सतहों को रंगा गया तथा 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काट दिया गया। उसके बाद में कितने घन ऐसे हैं जिनके 2 सतहें रंगीन है। दोस्तों, एक 5 सेंटीमीटर के भुजा वाले एक घन के सभी सतह को रंग दिया गया और उसके बाद में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया गया। फिर इसके बाद से ऐसे कितने घन हो जाएं जिसके 2 सतह रंगीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कुल मिलाकर के 24 घन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। दोस्तों, सबसे छोटी संख्या की बात करें तो वो है 7/11। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसको फ्रैक्शन में किया जाए दोस्तों तो 7/11 का दशमलव मान होता है 0, उसके बाद में 636 और उसके बाद में यदि देखें दोस्तों बी अर्थात 3/4 का, तो उसका जो दशमलव मान होता है वो 0.75 होता है, जबकि 5/7 का दशमलव मान होता है दोस्तों 0.714। ठीक उसी प्रकार से 4/5 को यदि देखें तो इसका मान हो जाता है 0.80। इसके बाद में यदि फिर एक बार हम लोग देखें 7/11 को तो इसका जो दशमलव मान है वो हो जाता है 0.636 और 3/4 का जो है वो हो जाता है 0.75। तो इस प्रकार से देखने के बाद ये स्पष्ट होता है कि इसमें से जो सबसे छोटी संख्या है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 7/11 है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और 8वें नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया। दोस्तों, 1799 ईस्वी में जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई उस समय उसके बाद से मैसूर का जो राजा है वो बने थे दोस्तों कृष्णा राजा तृतीय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात बात करें हम लोग टीपू सुल्तान के बारे में तो टीपू सुल्तान का जो जन्म है वो 20 नवंबर 1750 ईस्वी को कर्नाटक के देवाहल्ली में हुआ था। देवालहल्ली में हुआ था और इसके पिता का जो नाम है वो हैदर अली हुआ करता था, जबकि इसकी माता का नाम था दोस्तों फकनुरिसा इसके माता का नाम था। जबकि टीपू सुल्तान जो है वो 29 दिसंबर 1782 ईस्वी को मैसूर का शासक बना। इसके बाद में दोस्तों इसकी मृत्यु जो है वो श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए ही 4 मई 1799 ईस्वी को अंग्रेजों के खिलाफ मुकाबला करते हुए इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद दोस्तों जब टीपू सुल्तान पराजय हुआ और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई उसके बाद जो है
अंग्रेज विजयी हुए और अंग्रेजों ने मैसूर को संरक्षित राज्य बना करके वहाँ एक 5 वर्षीय बालक कृष्णराज वाडियार वंश का था दोस्तों, कृष्णराज तृतीय, उसको कृष्णराज वाडियार को ही सिंहासन पर बैठा दिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों 9वें नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है क्वार्ज का रासायनिक नाम है। दोस्तों क्वार्ज के रासायनिक नाम की बात करें तो वह है सोडियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, सोडियम सिलिकेट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं क्वार्ज के बारे में। तो क्वार्ज का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम सिलिकेट है और क्वार्ज जो है वो सिलिकॉन के एक भाग और ऑक्सीजन के 2 भाग अर्थात SiO2 इसके मिलकर के एक सोडियम यौगिक का निर्माण होता है। उसके बाद में क्वार्ज जो है दोस्तों अर्थात क्वार्ज का निर्माण होता है और क्वार्ज जो है वो सिलिका की अपेक्षा या सिलिका की अधिक प्रचुरता वाला खाद्य या खनिज पदार्थ है, जिसका उपयोग कई उद्योगों, उसके बाद में महत्वपूर्ण कांच संसाधनशाला और इसके साथ साथ सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन, ये सब मिश्र धातुओं में किया जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। दोस्तों प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं उन सदस्यों की संख्या का जिक्र जो है वो किया गया है दोस्तों सूची के चौथी अनुसूची में, अर्थात भारतीय संविधान की चौथी सूची में ही ये वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार ही राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य जो हैं वो सभी राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके बाद में दोस्तों विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा की सीटों के आवंटन संबंधी नियम संविधान की चौथी अनुसूची में वर्णित किया गया है। इसके बाद में सीटों का जो आवंटन है वो प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर ही किया जाता है, अर्थात जिस राज्य में जितनी अधिक जनसंख्या होगी वहाँ पर सीटों का निर्धारण अधिक किया जाएगा, अर्थात सीटों की संख्या अधिक होगी, और जिस राज्य का जनसंख्या कम होगा वहाँ पर सीटों की संख्या जो है वो कम होगी। इस प्रकार से सीटों का निर्धारण जो है उस स्टेट का या उस राज्य का जनसंख्या पर ही निर्भर करता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 11वें नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी। दोस्तों अगर 540 का गुणनखंड निकाला जाए तो गुणनखंडों की कुल संख्या जो है वो 24 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी। दोस्तों बात करें जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो ये घटना जो है वो 1919 ईस्वी में घटी हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात बात करें जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो ये पंजाब राज्य के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास में ही स्थित एक जालियांवाला बाग है और उसी में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन में ही यह घटना घटित हुई थी। और इस घटना में जो है वो रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए इसके करने के लिए ही एक महासभा का आयोजन किया गया था। दोस्तों अंग्रेज ऑफिसर जनरल डायर ने अकारण ही उस सभा में उपस्थित लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाया और गोली चलाने के बाद उससे ये पता चला दोस्तों उसमें आंकड़े के अनुसार लगभग 400 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे और 2000 से अधिक लोग जो हैं वो घायल हो चुके थे। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है दोस्तों बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। बांग्लादेश जो है दोस्तों वो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 1971 ईस्वी में उभरा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, 1971 ईस्वी। बात करें दोस्तों बांग्लादेश और 1971 ईस्वी के बारे में तो बंगबंधु के नाम से विख्यात शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा ही 25 मार्च 1971 ईस्वी की आधी रात के बाद पाकिस्तान से अपने देश की आज़ादी की घोषणा की गई। उसके बाद में दोस्तों उन्हें पाकिस्तानी सेना के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और 26 मार्च 1971 ईस्वी को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही मुक्ति युद्ध की भी शुरुआत हो गई। और अंत में बात करें 16 दिसंबर 1971 के बारे में तो 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को इस युद्ध के जीत के बाद ही विजय दिवस के रूप में मनाया गया था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों इस युद्ध के बाद जो शेख मुजीबुर रहमान है वे बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने और बाद में वे प्रधानमंत्री भी बने थे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
14वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है। दोस्तों जिसमें चांदी नहीं है वो है जर्मन सिल्वर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है। बात करें दोस्तों हॉर्न सिल्वर के बारे में, तो हॉर्न सिल्वर को ही सिल्वर क्लोराइड भी कहा जाता है, जो कि चांदी का एक अयस्क है। जबकि माणिक सिल्वर को देखें तो माणिक सिल्वर को दोस्तों पायरागाइराइट के नाम से जाना जाता है। अर्थात पायरागाइराइट जो है इसको माणिक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है और इसका रासायनिक संरचना में चांदी होती है। इस प्रकार से बात करें तो ये एक चांदी का अयस्क होता है। जबकि जर्मन सिल्वर को देखें तो जर्मन सिल्वर में 60% तांबा होता है, 20% निकल और इसके बाद से 40% जस्ता। इन तीनों से मिलकर के जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। जबकि लूनर की बात करें दोस्तों, लूनर कास्टिक के बारे में, तो लूनर कास्टिक को ही सिल्वर नाइट्रेट अर्थात AgNO3 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक चांदी का ही अयस्क है। इस प्रकार से बात करें कि इन चारों ऑप्शनों में से किसमें चांदी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जर्मन सिल्वर में ही चांदी का मिश्रण नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 15वें नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। दोस्तों वो एंजाइम कौन सा है जो मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है, तो वो एंजाइम है दोस्तों एमाइलेज, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा एमाइलेज। अर्थात लार में पाए जाने वाले एंजाइम्स जो है वो है एमाइलेज और इसके बाद में टोइलिन। ये जो है दोस्तों वो स्टार्च अर्थात मंड को आंशिक रूप से पचाने का कार्य करता है। उसके बाद में पेप्सिन की बात कर ले दोस्तों, तो पेप्सिन जो है वो भोजन के प्रोटीन को सामान्य पेप्टाइन खंडों में तोड़ता है और तोड़ने के बाद में दोस्तों पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद भी करता है। इसके बाद में यदि लाइपेज को देखें तो लाइपेज है दोस्तों वो वसा को तोड़ने का कार्य करता है। जबकि इनसुलिन का काम रहता है दोस्तों कि खून में ग्लूकोज की मात्रा को कम करना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 16 नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपये बचाए। अर्थात शर्ट का जो जितना दाम है उसमें से 25% को छूट जब मिला तो राज को 20 रुपये का बचत हुआ। तो छूट से पहले उस शर्ट का मूल्य कितना था। अर्थात 25% का जब छूट मिला तो उसे 75% रुपया ही भुगतान करना पड़ा और 75% रुपया भुगतान किया 25% छूट के साथ, तो उसे 20 रुपया का मुनाफा हुआ। अर्थात 20 रुपया उसका बच गया वास्तविक मूल्य से। तो छूट का पहले अर्थात जब 25% छूट नहीं था तो 100% उस वस्तु का या उस शर्ट का मूल्य कितना था। तो इसके लिए दोस्तों उसका जो मूल्य है वो हो जाएगा 80 रुपया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसको एक कॉमन सेंस के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं। जब 25% का मान यहाँ हो जाएगा दोस्तों 20 रुपये, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 25 में जब 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 100 बनेगा। तो ठीक उसी प्रकार 20 में भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये कितना 80 बन जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये कोई भी वस्तु का मूल्य अपने आप में 100% होती है। अर्थात यहाँ पे 25% का छूट दिया हुआ है और ये 25% जो है वो 20 रुपये के बराबर है। तो 100% लाने के लिए इस 25 में 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तब जा कर के 100 होगा। ठीक उसी प्रकार जब 4 से 25% में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पे उसी 4 से 20 रुपये में भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस प्रकार से 20 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 रुपया सामने आएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 17वें नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है निम्नलिखित का मिलान करिए। दोस्तों निम्नलिखित का मिलान करना है। पहले देखते हैं, कह रहा है कोण थीटा के सामने वाली भुजा बटा कर्ण, ये किसका मान होता है दोस्तों, ये होता है साइन थीटा का। अर्थात साइन थीटा बराबर होता है कोण थीटा के सामने वाली भुजा और उसके बाद में कर्ण। यदि एक समकोण बनाया जाए दोस्तों, ये साइन कोस थीटा ये जितना भी है ये सब समकोण त्रिभुज में ही चलता है। और समकोण वाले त्रिभुज में यदि मानता हूँ कि ये ए और ये बी और ये सी हुआ, तो यहाँ पे कोण बी जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और फिर कह रहा है साइन थीटा। तो साइन थीटा जो है दोस्तों वो हो जाएगा, अगर सबसे पहले बात करें यहाँ पे थीटा का कोण बन रहा है तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा थीटा के सामने वाली भुजा। अर्थात इस थीटा के सामने वाली भुजा ए बी अब बटा कर्ण हो जाएगा दोस्तों ए सी।
अर्थात इस तरीके से भी ये देखिए तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो इस आधार पे बात करें तो इसका जो मिलान है हो जाएगा दोस्तों, ए का मिलान हो जाएगा बी से। जबकि बात करें दूसरे का अर्थात थीटा के आसन्न भुजा, आसन्न भुजा का मतलब ये होता है, अभी हम लोगों ने त्रिभुज बनाकर देखा, तो आसन्न भुजा का मतलब हो जाता है अगर यहाँ थीटा बन रहा है तो ये इसका हो जाएगा आसन्न भुजा। उसके बाद बात करें 2 नंबर के बारे में तो इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों कोण थीटा के आसन्न भुजा बाटा कर्ण, अर्थात इसका मिलान हो जाएगा आपको कॉस थीटा से। कॉस थीटा को देखें तो कॉस थीटा बराबर हो जाता है कोण थीटा के आसन्न भुजा बाटा कर्ण, अर्थात इसका मिलान हो जाएगा सी से और ए का मिलान जो है वो हो जाएगा बी से। जबकि इसके बाद 3 को देखें तो कोण थीटा के सामने वाली भुजा बटा कोण थीटा के आसन्न भुजा, ये होता है tan थीटा के बराबर। अर्थात इसके कूट के अनुसार यदि देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। वो है दोस्तों बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, जो कि कह रहा है इंटीग्रल कोच कारखाना स्थित है। दोस्तों इंटीग्रल कोच कारखाना की बात करें तो ये स्थित है दोस्तों पेराम्बूर में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा पेराम्बूर। दोस्तों इंटीग्रल कोच कारखाने की बात करें तो इंटीग्रल कोच कारखाना या फैक्ट्री जो है वो स्वतंत्र भारत की शुरुआती कोच उत्पादन इकाइयों में से एक है, जो कि तमिलनाडु के पेराम्बूर चेन्नई में स्थित है। और इसका उद्घाटन जो है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही 20 अक्टूबर 1955 ईस्वी को किया गया था। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कभी कार्य नहीं किया है। अर्थात निम्नलिखित में से वो कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं काम किए हैं। वे है दोस्तों श्री चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा श्री चंद्रशेखर। बात करें दोस्तों चौधरी चरण सिंह के बारे में तो चौधरी चरण सिंह 3 अप्रैल 1967 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और वे 28 जुलाई 1979 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। जबकि पीबी नरसिम्हा राव की बात करें तो ये 30 सितंबर 1971 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद वे 21 जून 1991 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। जबकि HD देवेगौड़े की बात करें तो ये हुए थे दोस्तों 11 दिसंबर 1994 ईस्वी को कर्नाटक के मुख्यमंत्री, जबकि वे 1 जून 1996 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। जबकि श्री चंद्रशेखर की बात करें तो वे 10 नवंबर 1990 ईस्वी से 21 जून 1991 ईस्वी तक वे भारत के केवल प्रधानमंत्री ही बने हैं। वे कभी भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री के पद पे आसीन नहीं हुए हैं। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 21वें नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनियोल का मिश्रण जो है वो किस रूप में कार्य करता है। दोस्तों इसका मिश्रण जो है वो रोगाणुरोधक के रूप में काम करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनियोल का मिश्रण जो है वो रोगाणुरोधक या प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है, जो कि मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवियों को नष्ट कर देता है और इसे हम प्रतिरोधी औषधि के रूप में भी उपयोग करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और 22वें नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है और उसकी आयु का गुणनफल 147 है। 5 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। दोस्तों इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन फिलहाल हम लोग इसके ऑप्शन के अनुसार ही इसको आंसर टिक आउट करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 13:6 इसका सही आंसर होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 23 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया निम्नलिखित में से कौन है। दोस्तों वह कौन ऐसा बैक्टीरिया है जिसके सहारे दूध जो है वो दही में परिवर्तित हो जाती है। तो वह है दोस्तों लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अर्थात दूध से दही जो है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण ही बनता है
और दही जो है वो एक दूध का उत्पाद है जिसे कि दूध के जीवाणु के किण्वन के द्वारा ही बनाया जाता है। और लैक्टोज के किण्वन से दोस्तों बात करें तो लैक्टिक अम्ल बनता है जो कि दूध के प्रोटीन पर कार्य करते इसी दही का बनावट और दही की लाक्षणिक खटास देता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 24 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकतः रूपांतरित खाद्य पादप है। वो है दोस्तों सुनहरा धान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात आनुवांशिक रूपांतरित फसल वे फसल होते हैं जिनके आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए में बदलाव किए जाते हैं। अर्थात फसलों की उत्पत्ति इसकी बनावट में आनुवांशिक रूपांतरण से ही की जाती है और इसका आनुवांशिक पदार्थ आनुवांशिक अभियांत्रिकी से ही तैयार किया जाता है। इससे फलों के उत्पादन में बढ़ोतरी होती है या फसलों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। इसके बाद में आवश्यक पोषक तत्व की मात्रा भी बढ़ जाती है। जबकि आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप के उदाहरण की बात करें तो इसमें आ जाएंगे सुनहरा राइस जो कि चावल की एक प्रजाति है और फ्लेवर सेवर जो कि एक टमाटर की प्रजाति है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। तो सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पुत्रवधू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात सारिका जो है वो समीर से पुत्रवधू के रूप में संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 26 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। दोस्तों परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट के प्रयोग की बात करें तो ये मंदक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात ग्रेफाइट का उपयोग जो है वो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ही किया जाता है। और मंदक के कार्य की बात करें तो मंदक का कार्य न्यूट्रॉनों की तीव्र गति को नियंत्रित करना होता है। इसके बाद में सामान्यतः ग्रेफाइट तथा भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में होता है। इसके बाद में हीलियम के बारे में बात करें तो हीलियम सबसे कुशल मंदक होता है और भारी जल जो है वो दूसरा श्रेष्ठ मंदक माना जाता है जो कि काफ़ी महंगा होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न के बारे में जो कि कह रहा है मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है। दोस्तों मध्य रेल मंडल के मुख्यालय की बात करें तो वो है दोस्तों मुंबई CST। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात भारतीय रेल जो है वो मध्य रेल जो है वो भारतीय रेल के 16 सबसे बड़े मंडल में से एक है जिसका मुख्यालय मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, पहले ये विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर स्थित है। और इसके अंतर्गत बात करें तो भारत की पहली यात्री रेल लाइन भी आती है जिसे कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के बीच में चलाया गया था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 28 नंबर जो कि कह रहा है आयरन की कमी से क्या होता है। दोस्तों आयरन की कमी से बात करें तो आयरन की कमी से ही एनीमिया नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनीमिया जो होता है दोस्तों वो ये आमतौर पर रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं अर्थात RBC या हेमोग्लोबिन की कुल मात्रा में कमी के रूप में माना जाता है। उसके बाद में बेरी की बात करें तो बेरी दोस्तों विटामिन बी की कमी के कारण होता है और स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न के बारे में। 29 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है। दोस्तों भूमध्य रेखा की बात करें तो वे भारत से होकर के नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात भूमध्य रेखा जो है वो 13 देशों के मध्य से होकर के गुजरती है और इसमें है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, उसके बाद में साओ टोम और प्रिंसिपी, जबकि इसके बाद वाला हो जाएगा दोस्तों गैबोन, कांगो गणराज्य, उसके बाद में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, उसके बाद सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। ये देश जो है जहाँ से दोस्तों भूमध्य रेखा गुजरती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न के बारे में। 30 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है। दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध के बारे में बात करें तो ये जो है दोस्तों वो सतलज नदी में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात भाखड़ा नांगल बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश
कि बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर ही बनाया गया है और यह जो है वो 856 फीट ऊंची टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है जोग जलप्रपात स्थित है। दोस्तों जोग जलप्रपात की बात करें तो वे शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात जोग जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में शरावती नदी पर ही स्थित है और यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा रॉकेट, उसके बाद में राजा रॉकेट, रोरर और रानी, इन चारों से मिलकर के बना हुआ है और इसका एक अन्य नाम जो है वो है गरसोप्पा, जिसकी ऊंचाई है 253 मीटर की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 32 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है जहानारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी क्या है। दोस्तों जहानारा के द्वारा जो लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है उसका नाम है दोस्तों मुनिस अल अरवा। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुनिस अल अरवा। दोस्तों जहां आरा की बात करें तो जहां आरा बेगम जो है वो शाहजहां और मुमताज महल की सबसे छोटी बेटी थी, जिन्होंने चिश्तिया आदर्श के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी, जिसका शीर्षक था दोस्तों मुनिस अल अरबा। और साथ ही मुल्ला शाह की जीवनी का शीर्षक जो है वो दोस्तों इनका शीर्षक जो रहा है वो रिसालह ए साहिबियाह था, जिसमें कि उन्होंने इसके द्वारा दीक्षा का भी वर्णन किया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 33वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था। दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था फरवरी 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात गांधी जी ने फरवरी 1922 ईस्वी में ही असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के द्वारा स्वशासन और पूर्ण स्वतंत्रता के सिद्धांत के साथ शुरू किया गया था। क्योंकि चौरा चौरी जो कि गोरखपुर में है उसी में एक शांतिपूर्ण विरोध भीड़ हिंसक हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। इस प्रकार से इस घटना से आहत होकर के महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने का घोषणा किया गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 34वें नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दोस्तों नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वे अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पूर्वी हिमालय जैव विविधता स्थल का एक सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है और यह पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है, जिसका क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह पूर्वी हिमालय उपक्षेत्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर जो कि कह रहा है नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों नक्काशीदार कांच के लिए बात करें तो किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो उपयोग किया जाने वाला जो अम्ल है वो है दोस्तों HF। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। HF मतलब कि हाइड्रोजन फ्लोराइड। अर्थात कांच पर लिखने का नक्काशीदार कांच के लिए बात करें तो वे हाइड्रोजन फ्लोराइड का ही उपयोग किया जाता है, जो कि एक रंगहीन द्रव होता है। दोस्तों यह अत्यधिक संक्षारक है, जो कि विशेष रूप से ऑक्साइड को घुला देने में सक्षम होता है और यह मजबूत अकार्बनिक अम्ल में से एक होता है, जो कि जंग हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 36 नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत ही। अर्थात 24वां संविधान संशोधन 1971 के अंतर्गत ही संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग को, जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी हैं, उसे संशोधित कर सकती है। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया है कि संशोधन संबंधित विधेयक जब दोनों सदनों में पारित होकर के राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा सहमति देना अनिवार्य या बाध्यकारी होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इसके साथ 37 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है
सोन नदी का उद्गम स्थान स्थित है? दोस्तों सोन नदी के उद्गम स्थान की बात करें तो ये अमरकंटक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात सोन नदी जो है वो भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है और इसे सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यमुना के बाद जो है यह गंगा नदी की दक्षिणी उपनदी में से सबसे बड़ी है। दोस्तों यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास से उत्पन्न होती है, जो कि विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल से पूर्व में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से होकर के बिहार के पटना में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस प्रकार से 38 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया, उस वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में आई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उसमें जो त्रुटि आएगी वो 4.04% की आएगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 39 नंबर जो कि कह रहा है, पूगा घाटी स्थित है। दोस्तों पूगा घाटी जो है, पूगा घाटी की बात करें तो ये लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात बात करें तो लद्दाख क्षेत्र में ही पूगा घाटी स्थित है, जो कि भारत के क्षेत्र में ही माना जाता है। और ये दोस्तों जो लद्दाख का क्षेत्र है उसी में पूगा घाटी है और भारत के उन क्षेत्रों में से ये एक है जिनमें से भारत सरकार के द्वारा प्रारंभिक अध्ययनों में भूतापीय ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण क्षमता दिखाई गई है। दोस्तों पूगा जो है वो लद्दाख के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है और हिमालय के भूतापीय बेल्ट का एक हिस्सा भी है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 40वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है, कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था? वो था दोस्तों, उस जनपद का नाम था मगध। अर्थात मगध जनपद जो है वो 6ठी और 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सबसे शक्तिशाली जनपद के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात बात करें मगध के बारे में तो मगध जो है वो प्राचीन भारत के 16 जनपदों में से महाजनपदों में से एक था। अर्थात प्राचीन समय में भारत जो है वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और उन्हीं 16 महाजनपदों में से मगध जो है वो एक शक्तिशाली मगध जनपद था दोस्तों, महाजनपद था। और इसकी जो प्राचीन राजधानी थी वो गिरिवज थी, जो कि वर्तमान में राजगीर है और यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था। बाद में मगध की राजधानी जो है वो गिरिब्रज से स्थापित होकर के पाटलिपुत्र कर दी गई। उसके बाद में मगध राज्य में तात्कालिक शक्तियों का राज्य जो है वो कोसल था, वत्स था, उसके बाद में अवंती था और इसको अपने जनपद में मिला लिया गया था मगध के द्वारा। इसके बाद में इस प्रकार मगध जनपद जो है वो 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 41 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है, बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता है। दोस्तों बात करें बंगाल में अमला के बारे में तो अमला जो है वो जमींदारी का अधिकारी होता है, जमींदार अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात बंगाल के गांव में राजस्व इकट्ठा करने के समय जो है वो जमींदार का एक अधिकारी गांव आता था और उसी को ही आमतौर पे अमला कहा जाता था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मुर्रा नस्ल है। दोस्तों मुर्रा की बात करें तो मुर्रा जो है वो एक भैंस की नस्ल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात मुर्रा नस्ल जो है वो एक पालतू भैंस की एक प्रजाति है जो कि दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है और यह मूल रूप से पंजाब का ही पशु है, किंतु अब दूसरे प्रांतों तथा दूसरे देशों से भी या दूसरे देशों में भी ये पाया जाता है। दोस्तों हरियाणा में इसे काला सोना के नाम से जाना जाता है और दूध में वसा उत्पन्न के लिए मुर्रा सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। दोस्तों बात करें मुर्रा भैंस की गर्भवती काल के बारे में तो मुर्रा भैंस का जो गर्भवती अवधि है वो है 310 दिन की। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1946 ईस्वी में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? दोस्तों 1946 ईस्वी में भारत में जब कैबिनेट मिशन आया था तो उस कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या 3 थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात उस समय 3 सदस्य थे। बात करें दोस्तों 1946 ईस्वी के बारे में तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली हुआ करते थे और उन्होंने ही भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल को भेजने की घोषणा की थी और इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे, जिनमें उनका एक नाम था दोस्तों लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस जो कि भारत के सचिव थे। उसके बाद में सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और उसके बाद में AB अलेक्जेंडर जो कि एडमिरलिटी के
प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री थे। ये भारत आए हुए थे ये तीनों व्यक्ति। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो 44 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल की भूमि का वर्गीकरण नहीं है। अर्थात निम्नलिखित में से 4 ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा अकबर के काल की भूमि का वर्गीकरण नहीं है। वो है दोस्तों जरिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जरिया। बात करें भू राजस्व के बारे में तो दोस्तों भू राजस्व निर्धारण के लिए अकबर ने भूमि के वर्गीकरण 4 भागों में किया था, जो कि इस प्रकार से था। पहले बात करें दोस्तों तो पहला था पोजल। पोजल के बारे में बात करें तो ये जिस जमीन पर हर वर्ष खेती होती हो उसे ही पोजल कहा जाता था। और उसके बाद में दूसरा प्रकार था वो था पड़ौती। पड़ौती के बारे में बात करें दोस्तों तो जब भूमि पर बुआई न करके उसे फिर से उर्वरता प्राप्त करने के लिए बिना बोए ही छोड़ दिया जाता था तो उस प्रकार के भूमि को पड़ौती कहा जाता था। जबकि चाचर की बात करें तो चाचर जो है इसे 3-4 वर्षों के लिए या 3-4 वर्षों तक बिना बोए ही छोड़ दिया जाता था, उस प्रकार के भूमि को चाचर कहा जाता था। जबकि बंजर की बात करें तो चौथा किस्म जो था या चौथा प्रकार जो था वो बंजर था। जबकि बंजर के बारे में बात करें तो यह 4-5 वर्षों तक या उससे अधिक समय तक बिना बोए ही पड़ी छोड़ दी जाती थी या बिना पड़ी ही रहती थी। इस तरीके से जरिया जो था वो एक वर्गीकरण का नहीं था, ये भूमि का वर्गीकरण में नहीं था। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 45वें नंबर प्रश्न के बारे में जो कि कह रहा है, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था। दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात करें तो वे थे पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, पार्श्वनाथ। अर्थात बात करें जैन धर्म के बारे में तो दोस्तों जैन धर्म में कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए थे। और तीर्थंकर का अर्थ होता है जो तारे या तारने वाला, इसी को तीर्थंकर कहा जाता था। और तीर्थंकर को अरिहंत भी कहा जाता था। और जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हुए थे वे ऋषभदेव हुए थे। और उसके बाद में जो 23वें तीर्थंकर हुए थे वे पार्श्वनाथ हुए थे। जबकि बात करें अंतिम और 24वें तीर्थंकर की तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हुए थे वे महावीर स्वामी हुए थे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 46 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है, सीमा सड़क संगठन अर्थात BRO की स्थापना की गई थी। दोस्तों सीमा सड़क संगठन की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1960 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों सीमा सड़क संगठन अर्थात BRO भारत में एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है जो कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क मार्ग के निर्माण एवं व्यवस्थापन का कार्य करता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 47 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, अंकलेश्वर स्थित है। दोस्तों अंकलेश्वर की बात करें तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात अंकलेश्वर जो है वो भारत के गुजरात राज्य के भरूच जिले में स्थित है। और यह शहर जो है वो अपने औद्योगिक टाउनशिप के लिए जाना जाता है, जिसे कि GIDC अर्थात गुजरात औद्योगिक विकास निगम भी कहा जाता है। और अंकलेश्वर में ONGC अर्थात तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड का एक कार्यालय भी स्थित है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 48वें नंबर प्रश्न के बारे में जो कि कह रहा है, अवध राज्य का अंतिम शासक था। दोस्तों अवध राज्य के अंतिम शासक की बात करें तो वे था वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, वाजिद अली शाह। दोस्तों अवध जो है वो उत्तर भारत का एक ऐतिहासिक क्षेत्र था जिसमें कि वर्तमान उत्तर प्रदेश का उत्तरी पूर्वी भाग शामिल था। उसके बाद में प्राचीन कोसल प्रदेश के जो नाम की राजधानी थी वो अयोध्या के नाम से इसका नाम अवध पड़ा हुआ था। इसके बाद में 16वीं शताब्दी में इस मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अर्थात 16वीं शताब्दी में यह जो क्षेत्र है वो मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना, जिसका अंतिम शासक था वाजिद अली शाह, और जिसे कि अख्तर प्रिया या जान ए आलम के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों 1856 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था राज्य हड़प की नीति के तहत। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 49 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है, भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा k है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। दोस्तों इसके ऊपर गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा जो है वो k/9 हो जाएगी। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, k/9। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 50वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है, भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था।
दोस्तों बात करें भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के बारे में, तो यहाँ पे इस्पात संयंत्रों का निर्माण जो है वो हुआ था दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ही 1956 से 1961 के दौरान द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली थी और उसी के अंतर्गत भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किया जाना था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 51 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात जिंक। बात करें दोस्तों जिंक ही धातु है जो केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा जिंक। दोस्तों बात करें तो वैज्ञानिकों के द्वारा यह पता लगाया गया कि जिंक, कैडमियम, उसके बाद में मैग्नीशियम, ये कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनमें केवल प्रकाश से जो है वो दृश्य प्रकाश से कम तरंग दैर्ध्य वाली पराबैंगनी किरणों के द्वारा ही यह धातु इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, क्योंकि ये अधिक विद्युत धनात्मक होती है, जबकि सोडियम, पोटेशियम और सीजियम दृश्य प्रकाश पर ही अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने लगते हैं और ये सभी विद्युत के धनात्मक धातु होती हैं, लेकिन जिंक से कम धनात्मक होती हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 52 नंबर प्रश्न के बारे में जो कि कह रहा है एक वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर दौड़ता है, बाईं ओर मुड़ करके 15 किलोमीटर दौड़ता है। यह पुनः दाईं ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर दौड़ता है और बिंदु Q तक पहुंचता है। दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में दौड़ेगा? दोस्तों इसके ऑप्शन को देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात वो दक्षिण दिशा की ओर दौड़ेगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 53 नंबर प्रश्न कह रहा है, ये रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है जो कि कह रहा है 3 बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितनी बिंदुएं होगी जब उस चित्र को घनाकार में लपेटा जाता है। इस तरीके से दोस्तों इस फिगर को देखते हैं और इस फिगर को लपेट करके बनाया जाए तो कौन सी आकृति बनेगी, इसके लिए बताना है। दोस्तों इस फिगर को एक बार फिर से देखेंगे और इसमें विचार करेंगे। इसमें कह रहा है कि 3 बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितनी बिंदुएं होगी जब उस चित्र को घनाकार में लपेटा जाए। इस चित्र को यदि घनाकार लपेटा जाए तो दोस्तों 3 का विपरीत हो जाएगा 6, लेकिन उसके बाद हम लोग बात करते हैं 4 के विपरीत में हो जाएगा 5। ये 4 जो है दोस्तों ये 4 का विपरीत में हो जाएगा 5 और ये 3 के विपरीत में हो जाएगा 6। जबकि बात करें 1 के विपरीत तो 1 का विपरीत हो जाएगा 2। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अर्थात 6 हो जाएगा 3 के विपरीत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 54 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सर्व समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्पों को चुनिए। दोस्तों ये सर्व समीकरण है जो कि मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री नामक चैप्टर से है और इस सर्व समीकरण को ध्यान में रखते हुए सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों इस तरीके से हम लोग सही उत्तर को देखें तो सही उत्तर हो जाएगा sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सही बात है। जबकि इसके बाद में देखें तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अर्थात कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थात केवल 1 और 3 सही हो रहा है। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 55 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नामेरी टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये भारत के असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये असम के राज्य के दोस्तों नामेरी टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये भारत के असम राज्य के सोनितपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है और यह पूर्वी हिमालय के गिरिपीठ में स्थित है। दोस्तों बात करें तो 1978 ईस्वी में जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में घोषित भी कर दिया गया था। इसके बाद में 1985 ईस्वी में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया और 1999 की बात करें तो 1999 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत नामेरी को अंतर्राज्यीय बाघ रिजर्व घोषित किया गया और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 200 वर्ग किलोमीटर की है।
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, 56 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों शब्द दिया हुआ है अस्पताल, उपचार, भर्ती, रोगी और निदान। इसको यदि हम लोग सार्थक क्रम में सजाएं तो इसका क्रम हो जाएगा दोस्तों, पहले आ जाएगा रोगी, और रोगी जो है वो अस्पताल में जाएगा। जब अस्पताल में जाएगा तब वो अस्पताल में भर्ती होगा, और भर्ती होने के बाद में क्या होगा दोस्तों, उसका उपचार होगा, और उपचार जब होगा तो उसके बीमारी का निदान हो जाएगा। अर्थात इसका सही क्रम हो जाएगा पहले 4। इसके क्रम को देखें तो पहले आएगा दोस्तों 4, उसके बाद में आएगा 1, उसके बाद में आ जाएगा 3 अर्थात भर्ती, उसके बाद में 2 उपचार, और अंत में आएगा दोस्तों निदान अर्थात 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, तो 57 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है। दोस्तों भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो वो है दोस्तों वुलर झील, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें तो वो वुलर है, और यह झील जो है अर्थात वुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है, और इस झील को झेलम नदी के माध्यम से पोषित किया जाता है। अगला प्रश्न 58 नंबर, जो कि कह रहा है लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना सीट हासिल होना चाहिए। दोस्तों बात करें लोकसभा के विपक्ष के नेता के बारे में, तो लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का 1/10 दोस्तों 1/10 सीट का हासिल होना आवश्यक है। इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1/10 सीट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 59 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है एक आर्द्र या नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिस कर निकलने लगती है, और इस कारण होता है दोस्तों, इस कारण होता है मूल दाब अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा मूल दाब। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 60 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है सल्तनत काल के दौरान दीवान-ए-अर्ज विभाग किसका नाम था। दोस्तों सल्तनत काल के दौरान बात करें दीवान-ए-अर्ज के बारे में, तो दीवान-ए-अर्ज जो विभाग था वो विभाग था दोस्तों सैन्य विभाग का था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना की बात करें तो ये सल्तनत काल में बलबन के द्वारा ही किया गया था, और उसने अहमद अय्याज को इस विभाग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया था। दोस्तों इस विभाग के अध्यक्ष को आरिज-ए-मुमालिक कहा जाता था, और इसका जो प्रमुख कार्य है वो सैनिकों का भर्ती करना होता था, सैनिकों तथा घोड़ों का हुलिया रखना रहता था, और इसके साथ साथ में सैन्य प्रशिक्षण भी करवाना होता था। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, तो 61 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। दोस्तों पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो ये लक्षद्वीप में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये इस तरीके से बात करें हम लोग पीटी द्वीप के बारे में, तो पीटी द्वीप जो है लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में एक निर्जन द्वीप है, और पीटी द्वीप जो है वो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ही पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध हुआ है। उसके बाद में पीटी की बात करें तो पीटी जिसे कि पक्षी पीटी भी कहा करते हैं, और यहाँ पर कोई पक्षी अंडे देने के लिए आते हैं, बहुत सारे पक्षी जो है यहाँ पे अंडे देने के आते हैं, और इस कारण से ही इसे पक्षी पीटी भी कहा जाता है। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 62 नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा किया जाता है। दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की बात करें तो इसका प्रकाशन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो शॉर्ट नेम होता है वो होता है IMF, और इसी के द्वारा ही वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किया जाता है, और इसे आमतौर पर वर्ष में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर के महीने में प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 63 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है वह कहलाती है। दोस्तों वह प्रक्रिया कहलाता है सहभोजिता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा सहभोजिता।
सहभोजिता के बारे में बात करें दोस्तों, तो यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है और यही प्रक्रिया जो है वह सहभोजिता कहलाती है। और सहभोजिता जो है वो परजीविता से भिन्न होती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 64 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे। दोस्तों प्राचीन काल में जब बात करें तो भारत में जो जंगलवासी हैं उनको निषाद के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात प्राचीन भारत में जंगलवासी जो हैं वो निषाद के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो 65 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेप्सा पासा या डेप्सा पास अर्थात दर्रा स्थित है। बात करें तो भारत के वह कौन ऐसा राज्य है जिसमें डेप्सा पास या डेप्सा दर्रा स्थित है, तो वो राज्य है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों डेप्सा दर्रा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिले के मध्य में एक महान हिमालय में स्थित है। दोस्तों यह दर्रा जो है वह समुद्र तल से 5360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह दर्रा जो है वो कुल्लू में पार्वती नदी के घाटी से होकर के गुजरता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 66 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात गुलाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 67 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है। दोस्तों जाइलम के भाग की बात करें तो वो चालनी नालिका जो है वो जाइलम का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 68 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों वो क्षेत्र है पश्चिमी घाट अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी घाट। दोस्तों पश्चिमी घाट के बारे में बात करें तो भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं जिसमें कि पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और उसके बाद में सुंदरलैंड। दोस्तों इन हॉटस्पॉट में कई अस्थायी प्रजातियां भी हैं और सामान्य औसत से अधिक जैविक गतिविधियां वाले क्षेत्र की बात करें यानी बड़ी संख्या में जैविक प्रजातियों के साथ लेकिन खतरे में हैं, लेकिन जो जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो 69 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है 69 नंबर प्रश्न कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात नाइलॉन 6 के निर्माण में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रकार से 70 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है स्वैथलिंग कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों स्वैथलिंग कप की बात करें तो इसका संबंध रहा है टेबल टेनिस से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात स्वैथलिंग कप जो है वो टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। दोस्तों स्वैथलिंग के बारे में बात करें तो स्वैथलिंग कप जो है वो टेबल टेनिस खेल से संबंधित है और यह खेल जो है वो पुरुष एवं महिलाओं दोनों के द्वारा खेला जाता है। दोस्तों विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के विजेताओं को क्रमशः स्वैथलिंग कप और उसके बाद में कुर्बिलिन कप से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की शुरुआत की बात करें तो ये 1934 ईस्वी से हुई थी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 71 नंबर प्रश्न के बारे में जो कि कह रहा है हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य में हुआ। दोस्तों हस्तिनापुर के उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन हुआ था दोस्तों 1950 से 1952 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों हस्तिनापुर की जो पहली उत्खनन हुई थी हस्तिनापुर की वो 1952 ईस्वी में ही हुई थी और जब आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर बीबी लाल अर्थात प्रोफेसर जो बीबी लाल हैं उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि महाभारत काल लगभग 900 ईस्वी पूर्व था और शहर जो है दोस्तों गंगा की बाढ़ से बह गया था। इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 72 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों मानव के नेत्र में जो परेशानी होती है मायोपिया की उसकी समस्या को ठीक करने के लिए अवतल लेंस के
अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मायोपिया की बात करें तो ये मानव नेत्र की एक समस्या है और जिसे कि हम निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, अर्थात मायोपिया का या निकट दृष्टि दोष का ही एक दूसरा नाम है मायोपिया, और जिसमें कि इसके ये जो परेशानी होती है तब मानव के द्वारा निकट की वस्तु साफ साफ तो दिखाई देती है परंतु दूर की रखी हुई वस्तु स्पष्ट ढंग से दिखाई नहीं दे पाती है, और इस दोष के अर्थात मायोपिया के निवारण के लिए ही अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 73वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है। दोस्तों वह कुछ समय तक इस प्रक्रिया को जारी रखता है। 98 सेकंड में वह कितनी बार खड़ा होगा जबकि प्रारंभ में वह जमीन पर बैठा था। इसके आंसर को देखें दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसका सही आंसर होगा 4 बार। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, 74 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शवस्थल से प्राप्त नहीं हुई है। दोस्तों वैसी वस्तु कौन सी है, वो वस्तु कौन सी है जो हड़प्पा शवस्थल से प्राप्त नहीं हुई है, वो वस्तु है दोस्तों बात करें तो सूती का वस्त्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा सूती वस्त्र। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 75 नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है निम्न श्रेणियों में कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। दोस्तों जो पश्चिमी घाट का भाग नहीं है वो है कॉमेट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉमेट। दोस्तों अनाई मुड़ी की बात करें तो अनाई मुड़ी जो है यह भारत के पश्चिमी घाट के पर्वतमाला का एक पर्वत है जो कि केरल के एर्नाकुलम जिले में इडुक्की जिला में स्थित है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग पालनी की बारे में बात करें तो पालनी जो है वो पालनी पहाड़ी ये जो है वो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक पर्वतमाला है। इसके बाद में यह पश्चिम घाट का एक पूर्वी विस्तार है जो कि भारत के पश्चिमी तट के समानांतर चलता है। इसके बाद में कार्डेमम की बात करें तो कार्डेमम की पहाड़ी जो है वो भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ी है जो कि भौगोलिक दृष्टि से अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है, और कार्डेमम को ही इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 76 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था। दोस्तों वो वर्ष था 2017 जिस समय केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, 77 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी। दोस्तों कृष्णदेव राय की बात करें तो कृष्णदेव राय ने ही अपने एक माता के नाम पर विजयनगर के समीप एक नगर की स्थापना किया था और वो नगर था दोस्तों नगलपुरम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा नगलपुरम। दोस्तों कृष्णदेव राय की बात करें तो कृष्णदेव राय ने ही अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी, और विजयनगर के संदर्भ में सबसे विस्तृत विवरण कृष्णदेव राय के या उसके तुरंत बाद के कालों से ही प्राप्त होता है। दोस्तों कृष्णदेव राय की बात करें तो ये तुलुव वंश से संबंध रखते थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है 78 नंबर, जो कि कह रहा है एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं करती है, वो गैस कौन सी है। दोस्तों उस गैस के बारे में बात करें तो वो गैस है Cl2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात Cl2 जो है वो CaO के साथ क्रिया कर लेती है लेकिन NaHCO3 के साथ क्रिया नहीं करती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 79 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे 3 फिगर दिखाई दे रहा है, 3 आकृति, और इस तीनों में आखिरी में दोस्तों यहाँ पे नंबर मिसिंग है। यहाँ पे सही नंबर को चूज करना है। सबसे पहले इसके पैटर्न को समझेंगे। दोस्तों इसको पैटर्न के समझने के लिए हम लोग बात करते हैं, ये 3 और 4 को हम लोग जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा, और 7 के बाद इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा। 8 में से यदि 6 को हम लोग माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 7 में और 2 से गुना करेंगे तो मिलेगा 14, तो यहाँ पे 14 लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार ये भी प्रक्रिया किया जाएगा, और इस प्रकार से प्रक्रिया करने के बाद जो है वो इसका सही आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर जब 4 में 1 से जुड़ेंगे और उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे 6 में से 3 घटाकर, तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन बनेगा दोस्तों, इसका हम लोग बात कर ले एक बार, तो इसका इक्वेशन बन जाएगा 4 प्लस x, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई किया जाएगा, और मल्टीप्लाई होगा किसमें 6 में से 3 को घटाकर, अर्थात हम लोग डायरेक्ट इसे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर 3 से और 4 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ होगा 12, उसके बाद में बराबर
यहाँ पे 36 दिया हुआ है तो बराबर 36 होगा, और 12 प्लस 3x बराबर हो जाएगा 36। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि 36 में से यदि हम लोग 12 को घटाते हैं तो बचेगा दोस्तों 24। तो इसका पूरा मान हो जाएगा 3x बराबर 24। तो x का पूरा मान यदि निकालेंगे तो 24/3 हो जाएगा, ये कट के आएगा 8। अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो विलुप्त संख्या है यहाँ पे हम लोग को 8 लिखना होगा। फिलहाल देखते हैं इसके ऑप्शंस को। ऑप्शंस के अनुसार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 80 नंबर, जो कि कह रहा है, रीजनिंग से है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि ब्रेन को इतना लिखा जाए तथा टीयर को इतना लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में ट्रेन को क्या लिखा जाएगा। इसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये रीजनिंग का प्रश्न है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न 81 नंबर को देखें, जो कि कह रहा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के बारे में, तो इसके अनुसार ही भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात CAG होगा, और जिसकी राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर सहित अधिपत्र के द्वारा नियुक्त करेगा। अर्थात इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है, और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं अपराधों से हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन अपराधों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उच्चतम न्यायालय मतलब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनको जिस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है उसी प्रक्रिया के द्वारा कैग अर्थात नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भी पद से हटाया जा सकता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 82 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है, शब्द सेरीकल्चर संबंधित है। दोस्तों सेरीकल्चर का जो संबंध है वो रेशम से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 83 नंबर प्रश्न के बारे में। 83 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है। वो है दोस्तों आइसोर्निया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइसोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर, जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। दोस्तों सार्क का सदस्य जो देश नहीं है वो है ईरान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सार्क के बारे में बात करें दोस्तों, तो सार्क जो है वो 8 देश का सम्मिलन एक संगठन है, जिसमें कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, उसके बाद नेपाल, भूटान और मालदीव, और इसके साथ साथ अफगानिस्तान है। दोस्तों इसके यदि पूरा नाम को देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है, सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इसकी स्थापना जो है वो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुआ था। और इसका उद्देश्य की बात करें तो इस संगठन का उद्देश्य है दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग और शांति और इसके साथ साथ प्रगति हासिल करना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 85वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चहार तस्लीम और जमीन पोश लागू किए गए थे। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां के ही दरबार में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 86 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, पाली भाषा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 87 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है, 14 घंटे एक दिन का कितना भाग होता है। दोस्तों 14 घंटे एक दिन के भाग की बात करें तो वो होता है 7/12 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 88 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है, अनुचुंबकत्व पदार्थ। दोस्तों अनुचुंबकत्व पदार्थ की बात करें तो अनुचुंबकत्व पदार्थ जो है वो चुंबक की ओर क्षीण बल के द्वारा आकर्षित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 89 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। दोस्तों इस स्तंभ की बात करें तो वह स्तंभ है दोस्तों संकीसा स्तंभ, जिसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी की स्थापना की गई है, और ये मौर्य का स्तंभ है। इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें संकीसा स्तंभ के बारे में तो ये 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित स्तंभों में से एक है, जिस पर एक हाथी का मूर्ति निर्मित है। दोस्तों यह स्तंभ जो है वो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के निकट स्थित, बात करें तो आधुनिक में
संकीसा ग्राम में है, जिसे प्राचीन संकीसा माना जाता था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 90 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है। दोस्तों एक पुस्तक है साइलेंट स्प्रिंग और उसके लेखक हैं दोस्तों रसेल कार्सन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रसेल कार्सन। रसेल कार्सन की बात करें दोस्तों तो यह पुस्तक जो है वो 27 दिसंबर 1962 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी और यह पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव पर आधारित है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 91 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है, जब 7 का पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है। दोस्तों जब 7 के पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल बचता है दोस्तों 3, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 92 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है, तिलैया बांध डैश नदी पर निर्मित है। अर्थात तिलैया बांध की बात करें तो तिलैया बांध जो है दोस्तों वो बराकर नदी पर निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों बाढ़ बचाव, उसके बाद में सिंचाई और इसके साथ साथ ऊर्जा उत्पादन के लिए ही 1953 ईस्वी में दामोदर घाटी परियोजना के तहत तिलैया बांध में बराकर नदी पर एक बांध बनाया गया, जिसे कि तिलैया बांध के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 93 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। दोस्तों उस एक्ट की बात करें तो वो एक्ट है 1813 का चार्टर एक्ट, जिसके अधीन ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार जो है वो समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 की बात करें तो दोस्तों इसके द्वारा भारतीय कानूनों को कूटीकृत करने का प्रयास किया गया और इसके द्वारा ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 94 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या आना चाहिए। अगला पद आ जाएगा दोस्तों बात करें तो 85, 32, 6। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 95 नंबर, जो कि कह रहा है, कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है। दोस्तों कोडरमा जो है वो अब्रक के खनन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 96 नंबर प्रश्न को, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक तरफ संवैधानिक संशोधन और दूसरे तरफ उसके प्रावधान, अर्थात 101वां संवैधानिक संशोधन की बात करें दोस्तों तो इसको हम लोग थोड़ा सा और छोटा करेंगे ताकि पूरा का पूरा दिखाई दे और फिर हम लोग देखेंगे इसके ऑप्शंस को। दोस्तों इसके हम लोग बात करें कि 101वां संवैधानिक संशोधन के बारे में, तो 101वां संवैधानिक संशोधन जो है उसमें प्रावधान किया गया था वस्तु एवं सेवा कर को लागू करके, अर्थात ए का मिलान हो जाएगा 3 से। जबकि 102वां संविधान संशोधन की बात करें दोस्तों तो इसमें जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा दिया गया था, बी का मिलान हो जाएगा 4 से। जबकि सी में बात करें दोस्तों 103वां संविधान संशोधन के बारे में, तो इसमें प्रावधान रखा गया था आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% की आरक्षण की व्यवस्था, अर्थात डी का मिलान हो जाएगा 2 से। जबकि सी का मिलान हो जाएगा 2 से। जबकि डी 104वां संविधान संशोधन है, इसका मिलान हो जाएगा 1 से, अर्थात इसमें लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त किया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके कूट के अनुसार ऑप्शन को, तो कूट के अनुसार इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। इस तरीके से 97 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है। दोस्तों जो कथन सही नहीं है उसकी बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा जो है इसका परिमाण समान रहता है, ये कथन जो है वो गलत है, अर्थात ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बात करें तो यह वह धारा होती है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा और परिमाण दोनों बदलते रहती है। दोस्तों भारत में घरों में उपयोग होने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति की बात करें तो वह 50 हर्ट्ज तक होती है, अर्थात 1 सेकेंड में वह 50 बार अपनी दिशा तथा परिमाण को बदलती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 98 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है, किसी दुकानदार का क्रमशः 5 महीनों का विक्रय जो है वो क्रमशः 6400, 35, 6855, 7230, उसके बाद 6927 और 6562 है। दोस्तों
6500 रुपया औसत विक्रय प्राप्त करने के लिए उसे छठे महीने में कितना रुपया का विक्रय करना होगा। इसके लिए दोस्तों प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन हम लोग इसे केवल ऑप्शन से टिक करेंगे। आप लोग कॉपी कलम पे इसे बना लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उसे 4991 रुपया में क्रय करना होगा या विक्रय करना होगा। सॉरी दोस्तों, विक्रय करना होगा। आगे बढ़ते हैं 99 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है। दोस्तों महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक की बात करें तो वो है डीजी तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीजी तेंदुलकर अर्थात दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर की बात करें, जिनका जीवन काल रहा था 1909 से लेकर के 1971 ईस्वी तक, और ये एक भारतीय लेखक और वृत्त चित्र निर्माता थे। दोस्तों इन्होंने महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजी में लिखा था, और महात्मा गांधी की 8 खंडों में यह जीवनी उन्होंने लिखा था। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 100वें नंबर प्रश्न को, और आज के सेशन के आखिरी प्रश्न को, जो कि कह रहा है रेगुर मिट्टिया इस नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों रेगुर मिट्टी का एक और नाम है जिसको कि काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेगुर मिट्टी की बात करें तो इसको काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और इसी लावा मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि यह दक्कन ट्रैप की लावा चट्टानों या बैसाल्ट के अपक्षय से निर्मित होता है। इस तरीके से हम लोग दोस्तों अपने सेशन को आज यहीं पे समाप्त करेंगे और फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।